हम बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग बातें करेंगे आज बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें किया था अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ अबाउट द फ्रैंकफर्ट असेंबली। मैंने बताया था कि फ्रैंकफर्ट असेंबली 831 मेंबर्स की एक कमेटी थी, एक ग्रुप था, और ये जर्मन स्पीकिंग एरिया मैंने बताया था जब मैं आप लोगों को समझा रहा था अबाउट वियना ट्रीटी। तब मैंने वियना ट्रीटी बताया था कि जर्मन स्पीकिंग 39 स्टेट्स को एज इट इज छोड़ा गया था। तो वो बेटा जर्मन स्पीकिंग एरिया ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया, एक इलेक्टेड असेंबली का फॉर्मेशन किया जिसमें 831 मेंबर थे, और 831 मेंबर एक एडवाइजरी कमेटी थी जो कि एक एडवाइजरी असेंबली थी, लेकिन थी इलेक्टेड, जिसमें मोस्ट ऑफ जो इसके मेंबर थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर थे। और उसका काम था एक जर्मनी स्पीकिंग एरिया के 39 ग्रुपों के बीच में एक आपस में बेटे एक फेथ, आपस में उनके रिलेशंस को स्ट्रांग करना और उनके बीच में ट्रेडिशंस को प्रमोट करना। लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़ करके पूरे जर्मन स्पीकिंग 39 स्टेट एरिया को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट का इमेजिनेशन किया, और इसके लिए उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो कि प्रुसिया के राजा थे उनके पास एक मैसेज ड्रॉप किया, एक मैसेज किया कि इफ़ यू आर एग्री तो हम आपकी लीडरशिप में पूरे इंटायर जर्मनी को एक कंट्री, एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड यू विल बी द किंग ओनली फॉर द नेम बिकॉज रियल पावर विल बी प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द elected body. But the Mr. Frederick William IV who believed on the divine theory of the king, उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया बच्चों। तो उसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, और नॉट ओनली रिजेक्ट कर दिया बट बाकी राजाओं को भी इन्फॉर्म कर दिया जिनके खिलाफ ये होने जा रहा था। तो इस वजह से जैसे उन राजाओं को बेटा इन्फॉर्मेशन मिली तो उन राजाओं ने क्या किया बेटा, उन राजाओं की ज्वाइंट आर्मी वहाँ पर पहुंची और उन्होंने जा करके फ्रैंकफर्ट असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस तरीके से फ्रैंकफर्ट असेंबली बिना अपने ओरिजिनल टारगेट को गेन किए हुए ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो बच्चों आज जो हम लोगों को पढ़ना है, जो आज हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, वैसे तो उनके समय पे जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। तो आज हम लोगों को पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बच्चों, जर्मनी। आज ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, यूनिफिकेशन जर्मनी कैसे बना, और आज जर्मनी के इस रूप को हम कैसे देखते हैं, जिस रूप को आज हम जर्मनी को देख रहे हैं, इस जर्मनी को किस रूप में आने में कितना स्टेप देखना चलना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों कि 1861 में प्रुसिया का राजा बच्चों बना कौन, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की जगह पर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे जब उनके पास फ्रैंकफर्ट असेंबली ने भेजा। लेकिन 1861 में बेटे किंग बना केसर विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट किंग बने बच्चों। केसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ द पुर्सिया, नॉट जर्मनी। वी आर टॉकिंग अबाउट पुर्सिया व्हिच वाज वन ऑफ दोज 39 पार्ट। और हमने लोगों ने पढ़ा था कि वाटरलू के वार में पुर्सिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था विद रशिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया के साथ, और इन चारों देशों ने रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और पुर्सिया ने मिलकर के बच्चों नेपोलियन को वाटरलू के वार में डिफीट किया था। तो वो पुर्सिया जो कि क्या कहते हैं, जो पुर्सिया के जो किंग थे मिस्टर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जिनको प्रपोजल भेजा था फ्रैंकफर्ट असेंबली ने, उनके बाद उनके सन केसर विलियम फर्स्ट किंग बनते बच्चों, केसर विलियम फर्स्ट। और केसर विलियम फर्स्ट 1861 में बिकेम द किंग ऑफ द पुर्सिया के राजा बनते हैं। कहाँ के राजा बनते हैं? पुर्सिया के राजा बनते हैं, पर्सिया के राजा बनते हैं। और वो एक थोड़ा सा एडवांस सोच के इंसान थे, और उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर मिस्टर बिस्मार्क ऑटो वॉन बिस्मार्क, किसके बारे में बेटे बात कर रहे हैं हम? ऑटोमान बिस्मार्क के बारे में, ऑटोमान बिस्मार्क के बारे में बेटा, बिस्मार्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोमान बिस्मार्क को उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी अपॉइंट किया, और बिस्मार्क वाज आल्सो अपॉइंटेड एज ए फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर। और इस तरीके से बिस्मार्क की जो कुछ पोजीशन होती है दैट बिकम्स मोर पावरफुल, और ज्यादा एडवांस हो जाती है और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और इस तरीके से बच्चों जर्मन में एक जर्मन पार्लियामेंट द लिबरल इनेटिव एंड सप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्ची आर्मी लैंडेड इन अरिस्टोक्रेसी हु वर नोन एज जंकर्स ऑफ पुर्सिया। जंकर्स ऑफ पुर्सिया बेटे कहा जाता है, जो कि वेल आर्म्ड आर्मी ऑफ द पुर्सिया की थी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वेल आर्म्ड ऑफ द पुर्सिया, जिन्हें जंकर्स कहा जाता है। तो बेटा कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज जंकर्स, तो जंकर्स वेल आर्म्ड आर्मी ऑफ द पर्सिया इज नोन
एज ए जंकर्स, ठीक है, और टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनलिस्ट यूनिफिकेशन। और जंकर्स ने पुर्सिया की तरफ से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जंकर्स याद रखना बेटे, जंकर्स को थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जंकर्स वेल आर्म आर्मी ऑफ पुर्सिया को कहा गया, वेल आर्म आर्मी ऑफ पुर्सिया। तो मैं बच्चों आप लोगों को आज यूनिफिकेशन पढ़ाता हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कैसे अपने इस रूप में आया, जिस जर्मनी को आज हम देख रहे हैं, ये जर्मनी अपने इस रूप में कैसे आया, हाउ दिस जर्मनी कम इन दिस फॉर्म। तो मैंने बताया था कि जर्मनी अपने इस रूप में आने के पहले एट द टाइम ऑफ द वियना ट्रीटी इट वाज डिवाइडेड इन 39 पार्ट, एंड 39 पार्ट के अपने अलग कस्टम थे, अपने अलग रूलर थे, अपने अलग नियम थे, अपने अलग लॉज थे बच्चों, लेकिन दे वेर कंबाइंड, दे हैव ए सिमिलरिटी, दैट वाज द सिमिलरिटी ऑफ द लैंग्वेज, दैट ऑल दीज 39 स्पीकिंग एरिया के जो लोग थे, 39 स्पीकिंग एरिया के जो 39 स्पीकिंग एरिया के लोग थे, दे वर, वो बच्चों कैसे थे, दे वर जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज, उनकी भी एक ही लैंग्वेज थी, जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। तो ये 39 स्टेट के लोगों ने मिलकर के, मैंने बताया था कि फ्रैंकफर्ट असेंबली का फॉर्मेशन किया था, तो 39 स्टेट को बेटा ज्वाइन करके एक कंट्री के रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। तो अगर हम कहें कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या है, मैं आपको बार बार बता दूं बेटा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कॉपी चेक करने में, जो भी है कभी कभी कुछ टीचर्स कम पढ़ते हैं, तो आप लोगों का पहला स्टेंजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि टीचर अगर कम भी पढ़ता है, कुछ पार्ट पढ़ता है, तो भी उसे अच्छा लगना चाहिए। तो अगर आता है कि व्हाट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, मान लो आता है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सपोज करो क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्सप्लेन अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द जर्मनी, ये आपका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, एज वी नो दैट जर्मनी वाज डिवाइडेड इन मॉडर्न जर्मनी वाज इनिशियली डिवाइडेड इन 39 स्टेट्स, एंड एवरी स्टेट्स हैव देयर ओन रूलर्स, their own administrative systems, their own customs, but they were similarized in the according to language, that all the 39 people of all 39 states were German speakers, and combining of these 39 and formation of, by combining these 39 states and formation of the nation state which was come to known as Germany in the leadership of Mr. Otto von Bismarck is known as a unification of Germany। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कम नंबर के लिए, अगर 3 नंबर के लिए आता है तो हम इसको, अगर यूनिफिकेशन प्रोसेस आता है 3 नंबर में तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अगर हमें इसे पूरा एक्सप्लेन करना है तो बच्चों 39 स्टेट में से पुर्सिया जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, और 1861 में पुर्सिया के राजा बनते बेटे केसर विलियम फर्स्ट, मैंने बताया केसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ द जर्मनी, सॉरी जर्मनी नहीं, पर्सिया के राजा बनते हैं, केसर विलियम फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ द पर्सिया इन 1861 में, एंड ही अपॉइंटेड टू मिस्टर बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क, नॉट ओनली हिज चीफ मिनिस्टर बट आल्सो, वो बेटे अपने नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो थे ही, चीफ मिनिस्टर तो थे ही बच्चों, चीफ मिनिस्टर तो थे ही, साथ में बच्चों उन्होंने उनको अपना फॉरेन मिनिस्टर भी अपॉइंट किया, और इस तरीके से बिस्मार्क बिकम मोर पावरफुल। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जंकर्स का भी काफी रोल था। जंकर्स कौन थे, दे वर वेल आर्म्ड आर्मी ऑफ द पर्सिया, विच जो बाकी के स्टेटों को अपने कंट्रोल में करती है, उसे जंकर्स के नाम से जाना जाता है। नेशनलिस्ट आर्मी कह सकते हैं, हु वाज सपोर्टर ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द पैचवर्क एम्पायर ऑफ द जर्मनी, तो उसको हम जंकर्स कहते हैं बच्चों। तो अब बिस्मार्क का रोल क्या था यूनिफिकेशन में बच्चों, हम ये देखते हैं कि बिस्मार्क का रोल क्या था। तो बिस्मार्क एक बहुत ही बेटे डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान थे, वो पर्सिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और साथ साथ में बेटे चीफ मिनिस्टर थे। ही वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर of Persia as well as the foreign minister, and he was the most efficient statesman of the modern world। ठीक है बच्चों, माना जाता है कि वो एक बहुत ही मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के बहुत इफिशिएंट बंदे थे, और ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, मींस टू टेक द प्रॉफिट, या दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रख करके कैसे उसका फायदा उठाया जाता है, इस बात के लिए वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे थे। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चे जर्मनी का यूनिफिकेशन का प्रोसेस का मोस्ट ऑफ वर्क लीडरशिप ऑफ मिस्टर बिस्मार्क के हुआ, इसी वजह से बिस्मार्क को फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी कहा जाता है। अब वो बेटा कैसे उस वर्क को उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है।
तो बेटे अब बिस्मार्क ने जब यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो उन्होंने बेटे जानते हो क्या डिक्लेयर किया कि ऑस्ट्रिया इज देयर मेन इनमी। उन्होंने डिक्लेयर किया बच्चों ऑस्ट्रिया इज द मेन इनमी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ enemy in the unification of Germany of Germany में सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा ऑस्ट्रिया। बच्चों किसको उन्होंने डिक्लेयर किया? ऑस्ट्रिया को डिक्लेयर किया कि ऑस्ट्रिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। तो बच्चों इसके लिए उन्होंने लेकिन बच्चों उन्होंने जो वार लड़ा यूनिफिकेशन के लिए, तो पहला वार उनका बेटे होता है डेनमार्क के साथ, वार विद डेनमार्क। ठीक है, वार विद डेनमार्क के साथ पहला वार लड़ते हैं, वार विद डेनमार्क के साथ उनका पहला वार होता है। तो बच्चों 4 बार क्या कहते हैं 4 बार लड़ते हैं मिस्टर बिस्मार्क के थ्रू 4 बार लड़े गए, बिस्मार्क के थ्रू बच्चों 4 बार लड़े गए। पहला था वार विद डेनमार्क। बच्चों जब ये बिस्मार्क ने डिक्लेयर किया, बिस्मार्क हैज डिक्लेयर्ड दैट ऑस्ट्रिया इज द मेन इनमी, मेन प्रॉब्लम्स, मेन रेजिस्टेंस इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, बट ही हैज टेकन, लेकिन उनकी ये डिप्लोमेसी देखो कि उन्होंने बेटा डेनमार्क के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रिया को ही के सपोर्ट से उन्होंने डेनमार्क के ऊपर अटैक किया। डेनमार्क के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया तो ही टेक द सपोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया का ही मदद लिया, और ऑस्ट्रिया के साथ मदद लेने के बाद उन्होंने डेनमार्क के साथ लड़ाई की और डेनमार्क से 2 एरिया को छीन लेने की कोशिश किया। उन्होंने 2 एरिया को बेटे डेनमार्क के साथ छीनने की कोशिश किया। एक था स्विट्जरलैंड, बेटा स्पेलिंग देख लो, SCHSCHELEWING। ठीक है बच्चों, स्विट्जरलैंड थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान देना, SCHLESLESWING, जो भी आप अपना प्रोनाउंसिएशन करो, स्विट्जरलैंड ऑन होलस्टेन, HOLSTEIN, HOLSTEIN, होलस्टेन। तो स्विट्जरलैंड और होलस्टेन का विवाद था, और उन्होंने बेटे ऑस्ट्रिया के साथ ये कोऑपरेट किया कि आप स्विट्जरलैंड लीजिएगा तो हमें होलस्टेन दे दीजिएगा। और ये कॉन्टैक्ट के साथ उन्होंने किसके ऊपर बेटा डेनमार्क के ऊपर अटैक किया। डेनमार्क से उन्हें 2 एरिया छीनना था, एक होलस्टेन था, एक स्विट्जरलैंड था। होलस्टेन स्विट्जरलैंड विच वर उन 39 में से एक थे होलस्टेन और स्विट्जरलैंड। और बेटे इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया का सपोर्ट लिया और ऑस्ट्रिया के साथ कंबाइंड रूप से उन्होंने डेनमार्क के ऊपर अटैक किया। लेकिन जैसे बेटे वो डेनमार्क से वार जीतने वाले थे, वैसे उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया विद ऑस्ट्रिया के साथ। और उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड का जो एरिया है वो मोर मिनरलफुल है, आप ज्यादा मिनरलफुल एरिया ले रहे हो, हमको कम मिनरलफुल एरिया दे रहे हो। और इस तरीके से डेनमार्क के वार के बाद बेटे तुरंत उनका वार विद ऑस्ट्रिया होता है। और ऑस्ट्रिया से वार होने का मेन रीजन था बेटे होलस्टेन क्वेश्चन जो था, होलस्टेन और स्विट्जरलैंड का जो क्वेश्चन था कि यू आर टेकिंग द मोर मिनरलफुल एरिया एंड वी आर गिविंग टू अस वेरी लेस मिनरलफुल एरिया। और इस तरीके से डेनमार्क को ज्वाइंट रूप में उन्होंने हराया ऑस्ट्रिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रिया को उन्होंने अकेले हरा करके उन्होंने दोनों एरिया को अपने कब्जे में ले लिया, होलस्टेन एंड स्विट्जरलैंड। दोनों एरिया को किसको मिल गया बेटा? जर्मनी को मिल गए, और होलस्टेन एरिया भी मिल गया और स्विट्जरलैंड का एरिया भी मिल गया। बेटा उन्होंने केवल ऑस्ट्रिया से यही 2 एरिया नहीं छीने, बल्कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि उन्होंने बिनिटिया और लुम्बार्डी एंड बिनिटिया। याद करो कि जब मैं 1815 की 1815 का मैं जब टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा था, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक ऑफ द 1815 अबाउट द वियना ट्रीटी, तो वियना ट्रीटी में आपको याद रखो लुम्बार्डी एंड बिनिटिया वर गिवन टू द ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के साथ वार में उन्होंने बेटा नॉट ओनली स्विट्जरलैंड लिया, बट उन्होंने लुम्बार्डी और बिनिटिया को भी बेटा ले लिया। लुम्बार्डी और बिनिटिया को उन्होंने बाद में कैबर को दिया, और कैबर को उन्होंने बाद में यूनिफिकेशन ऑफ इटली को किया। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने डेफिनेटली किसको बच्चों उन्होंने डिफीट किया, ऑस्ट्रिया को भी डिफीट किया। और ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद उनका तीसरा वार होता है बेटे
जर्मन स्टेट्स मैंने बताया था, जिसमें जंकर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटा, क्योंकि जर्मनी जो था वो 39 पार्टों में बटा हुआ था। वो 39 पार्ट, सारे पार्ट तो कुछ तो जो कमजोर थे वो तो इजीली कम विद द बिस्मार्क के साथ आ गए, और दे इजीली ज्वाइंट देयर एम्पायर विद द बिस्मार्क एंड वर रेडी, वो चाहे डर से कहो या, लेकिन बट दे बिकम्स इजीली रेडी विद कम टू द बिस्मार्क एंड फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट एज ए जर्मनी। लेकिन कुछ मैनी ऑफ देम वर थोड़ा स्ट्रांग थे, दे वर नॉट इजीली एग्री टू कम विद द, जर्मनी के साथ वो आने के लिए इजीली एग्री नहीं थे, तो इस वजह से बच्चों उन लोगों ने इजीली एग्री जर्मनी के साथ आने से इनकार कर दिया। तब उनको बेटे क्या कहते हैं बिस्मार्क के साथ वार करना पड़ा, और उसी वार को हम लोग जर्मन स्टेट्स वार ऑफ द जर्मन स्टेट, खासकर बर्डन वेंडरबर्ग वोल्बेरिया एंड रिमेन द इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मिलिट्री अलायंस भी बना लिया। तब जाकर के बिस्मार्क, प्रुसिया के बिस्मार्क ने जाकर के बेटे इनको जाकर के अपने कंट्रोल में किया एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को कंप्लीट करने की कोशिश किया। तो इस तरीके से मतलब बिस्मार्क ने बेटे इनको भी क्या कहते हैं ऐड करने की कोशिश किया, और जो द स्टेट्स विच वर 39 विच वर द पार्ट ऑफ 39 के ही हिस्से थे, बट वो इजीली एग्री नहीं थे विद कम विद द जर्मनी के साथ इन द यूनिफिकेशन प्रोसेस, तो उनको जबरदस्ती बेटे लाया गया बाय द वार। फिर इसके बाद चौथा वार बच्चों उनका होता है फ्रैंको प्रुसियन वार, फ्रांस के साथ उनका वार होता है, और फ्रांस के साथ नेपोलियन थर्ड उस समय फ्रेंच एम्पायर थे। तो 1848 में हु वाज एट दैट टाइम द फ्रेंच हेड नेपोलियन थर्ड, 1848 में ही अकम्प्लिश्ड बोथ ऑफ दीज गोल्स विद द फ्रैंक प्रुसियन वार। बिस्मार्क मेड ए प्रिपरेशन टू डिफेंस द फ्रांस टू डिफीट द फ्रांस एंड फाइनली in cooperation with the German state, German defeated to the French armies and captured the French emperor. The North German Confederation formed the German Empire 1871. तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है बेटे अपने आर्मी के दम पर बिस्मार्क ने जर्मन एम्पायर मिस्टर नेपोलियन थर्ड को पकड़ने में सक्सेस हो गए, और इस तरीके से 3-4 बार लड़ा। तो बच्चों अगर आपके साथ आता है व्हाट इज द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या है, तो आप लोग बताओगे कि अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के पहले, अपने इस रूप में आने के पहले जर्मनी 39 पार्टों में बटा हुआ था। इन 39 पार्टों को ज्वाइन करके एक कंट्री के रूप में, एक नेशन स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करना या फॉर्मेशन करना, एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहलाता है। जर्मनी की यूनिफिकेशन का प्रोसेस सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो फ्रैंकफर्ट असेंबली ने स्टार्ट किया था, बट फ्रैंकफर्ट असेंबली अपने इस वर्क में सक्सेस नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं सक्सेस हो पाई थी, ये मैंने आप लोगों को फ्रैंकफर्ट असेंबली में ऑलरेडी इलेबोरेट करके पढ़ाया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जिनको ना समझ में आया, जिनको जो ना समझे हो। और इसके बाद बच्चों फिर, और इसमें सबसे ज़्यादा इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने, फ्रैंकफर्ट असेंबली के प्रपोजल को रिजेक्ट करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बिस्मार्क था। एंड ही हैड एडवाइज टू द किंग ऑफ द प्रुसिया, जो कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, कि नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द proposal of Frankfurt Assembly, and he advised to reject the proposal, saying that if you will accept this proposal, then you will wear the crown of the same. तो इस तरीके से सेम का क्राउन पहनेंगे, शर्म का ताज पहनेंगे। तो इस तरीके से ऑन द एडवाइस ऑफ बिस्मार्क एज वेल एज हिज इंटरनल मेंटालिटी, दैट वाज द डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप की वजह से फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इस प्रपोजल को इनकार कर दिया। जब इस प्रपोजल को इनकार कर दिया तो बेटे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1861 में स्टार्ट होता है, जब मिस्टर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की जगह केसर विलियम फर्स्ट किंग बनते हैं। तो ही अपॉइंट टू मिस्टर Bismarck as a chief minister as well as the foreign minister, and in this and Bismarck got the more powerful position than the previous king, and then he tried to unification of the Germany, and he has implemented the policy of the blood and iron policy. Blood and iron policy means was that the person who will not agree for the proposal, he will forcefully made and agree to come in the proposals. तो इस तरीके से इसे हम ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहते हैं, और इसमें बिस्मार्क ने काफी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिस्मार्क ने। तो फिर इसके बाद मैंने बताया कि इसमें जंकर्स का भी काफी रोल था, जो कि प्रुसिया के वेल आर्म्ड क्या कहते हैं आर्मी थी, जो कि जिसने कि बाकी स्टेट को कैप्चर करने में बहुत ज्यादा मदद किया। तो जंकर्स के हेल्प से बिस्मार्क ने 39 स्टेटों को ज्वाइन किया, और इसके लिए उन्हें 4 वार लड़ने पड़े। 4 वार के बाद उन्होंने कंप्लीट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया, जिसमें पहला वार बच्चा उनका जो था वो डेनमार्क के साथ था। डेनमार्क के बारे में मैंने बताया था कि विद द डेनमार्क, पहले बिफोर कमिंग विद द वार विद डेनमार्क, ही हैज
decided that he has announced that Austria is the main enemy for the unification of the Germany. मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि he has decided that Austria is the main enemy for the unification of the Germany. It was decided, लेकिन बच्चों उन्होंने इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक बंदे थे कि उन्होंने ऑस्ट्रिया की मदद से ही डेनमार्क को डिफीट किया और डेनमार्क से उन्होंने 2 एरिया छीना, होलस्टेन एंड स्विट्जरलैंड. स्पेलिंग आप लोग बेटे सही से देख लेना. होलस्टेन की स्पेलिंग मैं फिर से बोले दे रहा हूँ. होलस्टेन HOLSTEIN होलस्टेन. स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग होती है SCHLESWING. अब बच्चों ये स्पेलिंग को बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरे साइड से भी गलत हो, तो आप लोग स्पेलिंग याद रखना. होलस्टेन की HOLSTEIN होलस्टेन एंड SCHLESWING स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड जो भी हो वो स्पेलिंग अच्छे से याद रखना. इन 2 एरियाज को लेकर के बेटा और क्या कहते हैं उन्होंने डेनमार्क के साथ वार किया. डेनमार्क से वार करने के बाद उन्होंने बेटे डेनमार्क का वार खत्म ही हुआ कि ऑन द बेस ऑफ मिनरल के बेस पर उन्होंने बेटे ऑस्ट्रिया से वार किया. और ऑस्ट्रिया से वार करने के बाद उन्होंने अपने ये तो देरी एरिया ले ही लिए, बट मैंने आपको बताया था लुम्बार्डी एंड वेनेटिया जो कि एट द टाइम ऑफ वियना ट्रीटी के समय बच्चों वो ऑस्ट्रिया को दिए गए तो उनको भी छीन दिया. बाद में ये कैवर को दिए जाते हैं. कैवर जिनके लीडरशिप में बेटे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था. इसके बाद बच्चों फिर उनका दूसरा वार बेटे ऑस्ट्रिया के साथ हुआ. ऑस्ट्रिया से उन्होंने ये दोनों चीज़ें छीना. तीसरा वार बच्चों उनका जो हुआ वो जर्मन स्टेट के साथ हुआ. द जर्मनी स्टेट वर नॉट इजीली एग्री टू कम विद द जर्मनी इन द यूनिफिकेशन प्रोसेस. दैट वाई फोर्सफुली दे वर कैरीड विद द यूनिफिकेशन प्रोसेस. एंड फोर्थ जो बेटा जो उनका इंपॉर्टेंट वार आता है फ्रैंको-प्रुशियन वार, वो फ्रांस के साथ वार करते हैं. और बाद में फ्रांस के किंग जो उस समय प्रेजेंट दैट किंग वाज था वो क्या था बेटा नेपोलियन थर्ड को डिफीट करके वो उसको कैप्चर करते हैं. और इस तरीके से फ्रांस से अपना एरिया छीनने के बाद बेटे 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड. 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेटा कंप्लीट हुआ. 1871 में उन्होंने बेटा एक मीटिंग बुलाई. 1871 में उन्होंने बेटे फ्रांस को डिफीट किया. और फ्रांस को डिफीट करने के साथ ही फ्रांस जैसे डिफीट होता है 1871 में, तो इस तरीके से 1871 में बेटा 1871 में एक मीटिंग होती है जो कि कहाँ पर होती है बच्चे, हॉल ऑफ मिरर में ये मीटिंग होती है. हॉल ऑफ मिरर क्या था बच्चों, एक शीश महल जिसे कहा जाता है. वहां पर जनवरी 1871 में बेटे वेरी कोल्ड बिटरली बहुत ठंडी में हॉल ऑफ मिरर में एक मीटिंग बुलाई जाती है. और उस मीटिंग में बेटे सारे जर्मन राजाओं के सामने बिफोर ऑल द जर्मन किंग के सामने बेटे बिफोर ऑल द किंग्स के सामने केसर विलियम फर्स्ट को किंग ऑफ इंटायर जर्मनी यानी यूनिफाइड जर्मनी का किंग डिक्लेयर किया जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर बिस्मार्क ऑन जनवरी 1871 इन द हॉल ऑफ मिरर अ वेरी कोल्ड बिटरली डे में देयर वाज ए मीटिंग कंडक्टेड अमंग ऑल द जर्मन फेडरेशन किंग. जो जर्मन के डिफरेंट पैचवर्क जो 39 पार्ट के किंग थे उनके सामने मिस्टर केसर विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड एज ए किंग ऑफ द इंटायर जर्मनी एंड मिस्टर बिस्मार्क बिकम द फर्स्ट चांसलर ऑफ द जर्मनी. और इस तरीके से बिस्मार्क के लीडरशिप में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ. इसी वजह से बिस्मार्क को बेटा फादर ऑफ द मॉडर्न जर्मनी भी कहा जाता है. बिस्मार्क इज कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ द मॉडर्न